नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और अभिनंदन आप सभी का। तो आपको शिकायत होगी सर रेगुलर नहीं आ रहे हो। शिकायत दूर करने के लिए आ चुके हैं। और अगर नहीं आ रहे थे लाइव तो इस बीच में आपको कल मिला होगा, क्योंकि 40 पेपर बनाने अपने आप में बहुत मुश्किल है। और क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट ना हो, इसका विशेष ध्यान रख रहे हैं। साथ में दो दो तीन तीन बार पेपर को रीड करके जो एकदम स्तरहीन प्रश्न हैं उनको भी निकाल रहे हैं, ताकि किसी प्रकार को आपको जो क्वेश्चंस मिले वो जबरदस्त क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चौथा पेपर। और जो तारीख मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर आपको भेजी थी कि कंटिन्यू 5 दिन 5 पेपर होंगे, उसके बाद हो सकता है कि मैं आपको 10 पेपर का शेड्यूल एक साथ दे दूं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम, समय नहीं गवाएंगे। कल जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, आप में से बहुत से साथियों के लिए टेस्ट सीरीज को रिन्यू किया है और राजस्थान जीके के 16 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं उसमें। इसके अलावा राजस्थान जीके के लगभग 16, 20 और 14 टेस्ट और हैं, वो भी टाइप हो रहे हैं और 5 या 10 दिन के अंदर टाइप हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। 30 टेस्ट राजस्थान जीके के हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है, इसके सभी पेपर मैं कोशिश कर रहा हूं कि 8-10 पेपर जितने भी हैं वो आपको एडवांस ही अपलोड कर दूं। ऑफलाइन वालों के साथ नहीं चलेंगे, आपको पहले ही देने का मेरा प्रयास है। जिस दिन ऑफलाइन का पेपर होगा उस दिन सिर्फ पीडीएफ और आंसर की अपलोड कर दूंगा। बाकी टेस्ट जो हैं वो मैं पहले ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आप अपने हिसाब से जब भी चाहो दे सकते हैं। ठीक है, और तो मैं क्या करूं, मतलब जो भी मुझे सही लग रहा है ना मैं वो कर रहा हूं। रही बात सेट की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं आपके आसपास हैं, या आप भी फॉर्म तो अप्लाई करोगे ही और भरोगे ही, तो अगर आपकी इच्छा हो तो भी मैं फर्स्ट पेपर को लेकर सबसे ज्यादा समस्या रहती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में 40% अगर कवर करेंगे तो ही हमारा अपना सेकंड पेपर चेक होगा। तो उसके लिए भी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कुछ तैयार किया मैटर, और वो मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा। मेरे पास कॉलिंग आ रही है कि सर आप सेट की तैयारी ऐप पर करवाओगे या नहीं। ऐप पर केवल टेस्ट सीरीज होगी, और किस तरह से होगा क्या होगा, इस बार हिंदी भी मैं जो है वो यूट्यूब पर निःशुल्क ही करवाऊंगा। मैं ऐप के अंदर कोर्स में नहीं दूंगा, आपको यहाँ सारा कुछ निःशुल्क ही मिलेगा। ऐप के अंदर क्या चीज़ रखेंगे वो आपको उस वक्त मैं बता दूंगा। तो 2-4 दिन के अंदर अंदर मैं एक वीडियो तैयार करूंगा, उसमें सारी जानकारी सेट को दे दूंगा। और सेट की निःशुल्क तैयारी जो है, समय मैंने आपको पहले ही बता दिया, समय चेक कि कौन से समय क्लास दें आपको, समय सेट हो जाए उसके बाद लगभग 21 तारीख के आसपास मैं आपको जो है सेट के क्लासेस देना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास। वंदे वाणी विनायको माँ सरस्वती का नाम लेकर। तो आज पहला ही क्वेश्चन जो है वो शिक्षण विधि का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि मातृभाषा और सीखी जाने वाली भाषा, दो भाषाएं हैं। एक तो है मातृभाषा, कौन सी भाषा है, एक तो मातृभाषा, और दूसरी है जो भाषा हम सिखा रहे हैं। मातृभाषा और सीखी जाने वाली भाषा जिसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीय भाषा, दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि कौन सी है। भाई सीधी सी बात है, मातृभाषा भी है और दूसरी भाषा जो हम सिखा रहे हैं। अगर दोनों को सिखाना पड़ेगा तो हमें किस विधि की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वो हमें जरूरत पड़ेगी व्यतिरेकी विधि की। बोला क्यों, क्योंकि ये तुलनात्मक विधि, दोनों भाषाओं की ग्रामर को तुलना करके पढ़ाएंगे, तो इसलिए हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी, व्यतिरेकी विधि यानी तुलनात्मक विधि। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, वह विधि जिसमें व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ क्या किया जा रहा है, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने की बात हो रही है, मतलब रटने की बात हो रही है। लेकिन यहां ये कह रहे हैं कंठस्थ करने की जगह भाषाई कौशलों का अर्जन और अभ्यास अधिक उपयोगी माना जाता है। वो विधि कौन सी विधि है, बताओ। देखें, वह विधि जिसमें व्याकरणिक नियम जो हैं वो कंठस्थ करने की बजाय, बताओ। देखें, देखो एक एक विधि क्लियर करवा दूंगा, एक एक विधि। वह विधि जिसमें व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने की जगह भाषाई कौशलों का अर्जन और अभ्यास अधिक उपयोगी माना जाता है, वो विधि कौन सी है, तो वो विधि है व्यतिरेकी विधि। वो भी विधि कौन सी है, व्यतिरेकी विधि। लैंग्वेज को विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। इसमें कंठस्थ करने की बजाय भाषाई कौशलों के अर्जन और अभ्यास अधिक उपयोगी माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे,
निम्न में से कौन सी विधि द्वितीय भाषा, निम्न में से कौन सी विधि द्वितीय भाषा सीखने के लिए उपयोगी है? तो अब देखते ही आपने उत्तर दे दिया, बोला सर व्यतिरेकी की विधि। तो सर आप तो एक ही विधि के लिए आए, बिल्कुल एक ही विधि के लिए क्वेश्चन आएंगे। कैसे आ जाएंगे? क्योंकि आपको अभी दो दो तीन तीन विधियां ही दे रहा हूं। अब जैसे ही कल वाला टेस्ट आएगा, अब उसमें जो है वो विधियां सारी सामूहिक आएगी। समझ रहे हो बात को? अब दो दो तीन तीन नहीं, क्योंकि आपने वैसे भी सेकंड ग्रेड वगैरह में रीट में बहुत बार शिक्षण विद्या पढ़ ली है, तो अब तो प्रैक्टिस है। अब देखो, एक ही विधि के 3 लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको बता दिए। अब अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है, व्यतिरेक की विधि का कोई क्वेश्चन आता है, तो आपके गलत भी नहीं होगा। सबसे अच्छी बात तो यह भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना है? फिर से चौथी लैंग्वेज कौन सी है? बस ये एक ही जगह आएंगे 4। व्यतिरेक की विधि के स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन मैंने एक ही जगह रखे हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी नहीं किया, ताकि आपको कंटिन्यू एक विधि की 4 लैंग्वेज पता लग जाए। अब मान लो इस टाइप की कभी भी कोई लैंग्वेज आएगी, तो उसके बाद कोई भी गलती नहीं होगी। ये 4 क्वेश्चन मैंने व्यतिरेक की विधि के एक साथ डालें, ताकि कंटिन्यू आपको 4 लैंग्वेज का पता लग जाए। तो भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं? द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि व्यतिरेक की विधि है, ऐसा मानने वाला विद्वान कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? भोलानाथ तिवारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब ग्रामेटिकल संयुक्त वाक्य, जो पढ़ता है, जो परिश्रम करता है, वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है? तो 4 क्वेश्चन। मेरे अजीज मित्रों ने मुझे कमेंट में कहा कि सर कोशिश कीजिए चारों ऑप्शंस की व्याख्या कर दो तो मजा आ जाए। तो भैया मजा ही आने वाला है आज की क्लास में। देखिए, तो यहां क्या है? जो, अगर आपको जो दिख जाए, जो दिख जाए तो मिश्र वाक्य कर देना। बोला सर मिश्र वाक्य में कौन सा करें? तो मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब एक यहां एक बहुत विरोधाभास आता है। बोला सर, आप, एक मित्र ने बिल्कुल सही बात बोली, मैं गलत नहीं साबित कर रहा, क्योंकि आज तक हम क्या है, जहरीला ज्ञान ही पढ़ते आ रहे हैं। जहरीला ज्ञान समझते हो? बोला ए फॉर, आपके दिमाग में भी सीधा क्या आया? एप्पल। अ से बोला अनार, क्यों? अ से अदरक भी होती है। ए से एरोप्लेन ही थोड़ी होती है, ए से और भी तो चीजें होती है, लेकिन हमारे दिमाग में वैसे ही हम सीधा बताते हैं। मिश्र वाक्य के कितने भेद है? बोला 3 भेद है। गलत बात है, मिश्र वाक्य के 3 भेद नहीं होते हैं, बल्कि जो आश्रित उपवाक्य होता है, क्या होता है? आश्रित उपवाक्य जो होता है, उसके 3 भेद होते हैं। और पहला कौन सा होता है? पहला होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कौन सा होता है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। हां, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। कौन सा होता है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। और तीसरा कौन सा होता है? बोला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये 3 भेद होते हैं। जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, उसकी पहचान क्या होती है? आपको पहचान में एक ही चीज देखनी है कि अगर किसी वाक्य में आपको क्या दिख जाए? की दिख जाए। संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान है कि आ गया, तो आपको कौन सा मिल जाएगा? वो आपको मिल जाएगा संज्ञा आश्रित। विशेषण की आश्रित उपवाक्य की पहचान, जो या जो से बनने वाले जो शब्द हैं, जिसे, जिसने, है ना, जिन्होंने, इस प्रकार से, वो होते हैं विशेषण आश्रित। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जो होते हैं, उसके 5 भेद माने गए हैं। 5 भेदों में जो होते हैं, सबसे पहला कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। स्थानवाचक, तो कालवाचक होता है जब तब, स्थानवाचक जहां वहां, रीतिवाचक जैसे जैसे वैसे वैसे, परिमाणवाचक जितना उतना, और कार्य कारणवाचक होता है यदि तो। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आगे खूब आएंगे, तो आप इस पहचान की बदौलत आगे सही करने का प्रयास करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, तो ये पूछ रहा संयुक्त वाक्य, तो यहां पे संयुक्त वाक्य ये तो है नहीं, क्योंकि जो आ गया तो जो आ गया, तो कौन सा करना है? बोला मिश्र वाक्य के अंदर हमें जो है विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य करना है। यहां पे मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, और आ गया, और आ गया, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य होगा। तो सर जहां और देखें वहीं संयुक्त वाक्य कर दें? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं। सपोज दैट यूं आ जाए, सुरेश और सुनील
गाते हैं। अगर मान लो इस प्रकार से आ जाए, सुरेश और सुनील गाते हैं, तब आप कभी भी ऐसी कंडीशन पे मत कर देना। क्यों? क्योंकि यहां दो संज्ञाएं जुड़ी हुई है। जब दो उपवाक्य जुड़ते हैं तब वहां क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, तो इसमें होगा सरल वाक्य। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? ये भी सरल वाक्य है। तो इसीलिए व्याख्या जो है मैं थोड़ी स्पीड से करूंगा, क्योंकि अगर स्पीड से नहीं करेंगे दोस्तों तो फिर आपको पता है 150 क्वेश्चन करवाने थोड़ा लंबा हो जाए। फिर भी मैं करवाऊंगा बढ़िया व्याख्या। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? मिश्र वाक्य। चलिए चयन करते हैं। रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है। आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसमें महात्मा गांधी का जिसने जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? चलिए अभी चेक करते हैं। चेक करने की जरूरत ही नहीं, पूछ क्या रहा है? मिश्र वाक्य। चलिए, यह है सरल, बेटा मन में लड्डू फूटा। यह है संयुक्त, क्योंकि किंतु आ गया है ना। यह है सरल, और पूछ रहा है मिश्र वाक्य। ये रहा जिसने, मैंने कहा ना, जो जिसे जिसने जिन्होंने देख ले तो आप मिश्र वाक्य कर दीजिए। ये लीजिए साहब, छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आज बहुत पानी गिरा। अब सिंपल सा वाक्य है, आज बहुत पानी गिरा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाक्य में क्रिया कितनी है? एक। अगर किसी वाक्य में एक ही क्रिया है तो फिर कौन सा कर दोगे भाई? तो गुरुजी मैं तो कर दे श्याम साधारण वाक्य। तो भैया एकदम सही बात है, साधारण वाक्य ई को राइट आंसर हो सी। चलो आगे, यही हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बताओ दोस्तों, विना कि आ गया तो कौन सा करना है? देखते ही सभी ने आंसर दे दिया, बोला मिश्र वाक्य करना है गुरुजी। तो मिश्र वाक्य में कौन सा है? संज्ञा आश्रित। कौन सा है? संज्ञा आश्रित। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मजदूर मेहनत करता है किंतु, चलो एक मैं इस बता ही देता हूं। देखो ये किंतु आ गया ना, ये संयुक्त का है। किसका है ये? संयुक्त वाक्य। देखो संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो उपवाक्य आपस में जुड़ते हैं और कोई किसी पर निर्भर नहीं रहता है। और, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, ताकि, मानो, अतः, फलतः, इसलिए, ये जितने भी कनेक्टिव वर्ड होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय जिन्हें बोलते हैं, वो सारे संयुक्त वाक्य में होते हैं। भाई मिश्र वाक्य में एक चीज ध्यान रखना, आप कभी गलत करोगे ही नहीं। भाई मिश्र वाक्य में जो है, पहला होता है संज्ञा आश्रित। इसकी एक ही पहचान है कि, ठीक है। दूसरा होता है विशेषण आश्रित। क्या होता है? विशेषण। तो उसकी पहचान क्या है? जो से बनने वाले शब्द, जो और जो से बनने वाले शब्द। तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित। तो क्रिया विशेषण में सबसे पहला आता है काल। कालवाचक में क्या है? अगर आप जब तब देखो तो कभी संयुक्त वाक्य मत कर देना। उसके बाद दूसरा है स्थान, जहां वहां, ये स्थान है। तीसरा है रीति। रीति है जिसमें जैसे जैसे, जैसे वैसे। और परिमाण, परिमाण में क्या है? जितना उतना, ये परिमाण है। और कार्य कारण में, कार्य जो है कारण पर डिपेंड करेगा, यदि, तो अब ये अगर कहीं आए तब तो है मिश्र। इसके अलावा और किंतु, परंतु, लेकिन, मानो, ताकि, अतः, फलतः, इसलिए वगैरह कुछ भी दिखे, तब आप उस कंडीशन पे कौन सा करना? संयुक्त। तो यहां पे क्या आया है? बोला गुरुजी किंतु आया। किंतु आया तो कौन सा करना है? संयुक्त वाक्य करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। संज्ञा पद के परिचय में क्या नहीं बतलाया जा सकता? अब देखो ये थोड़ा सा पद परिचय का क्वेश्चन आ गया। ये गलती से जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये पद परिचय का आ गया। इसमें हम क्या करेंगे? इसको डिलीट कर दें क्या? बताओ देखें। खैर, संज्ञा पद का परिचय होगा तो आप संज्ञा में वचन बता सकते हो ना। बोला संज्ञा में सर लिंग बता सकते हो, संज्ञा का प्रकार बता सकते हो। नहीं बताओगे? जैसे मान लो मैंने कहा, बता देते हैं, देखो पता रहता है, मोहन, मोहन संज्ञा है, तो आप मोहन का लिंग बता सकते हो, सर पुल्लिंग है। मोहन का वचन बता सकते हो, बोला सर आप इसमें एक वचन है। और इसमें प्रकार मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये तीन बता सकते हो। क्या आप मोहन में काल बता सकते हो क्या? बोला सर काल तो नहीं बता सकते। तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा? काल होगा। लेकिन
खैर अपने सिलेबस का क्वेश्चन नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। करारा व्यंग्य है ये। जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। अब बताओ देखें क्या राइट आंसर होगा। आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है, और वो आंसर आपने दिया जो देखते ही आपने कौन सा आंसर दिया है, मिश्र वाक्य दिया है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु 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 क्या हो गया, सफलता नहीं मिली। ऐसी कंडीशन पे आप क्या करोगे बताओ जल्दी से। किंतु आ गया तो फिर आप क्या करोगे इसमें। हाँ सही है, एकदम सही चल रहा है। हाँ ओके, 15 मिनट 16, ठीक है ओके, सही चल रहा है। हाँ किंतु देखो यहां पे होगा संयुक्त। एक बात याद रखना, कई बार क्या होता है हम लोग क्या है, इन ये जो वाचक शब्द की तरह बोलते हैं ना, समुच्चय बोधक अव्यय, इनको देखकर क्या करते हैं कि यूं मान बैठते हैं कि एकदम सही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मतलब क्या कहना चाहते हैं उस तरह मैं बताता हूं। कई बार टेस्ट में एक वाक्य दिया है कि वह कंजूस है किंतु पैसे बहुत खर्च करता है। किंतु पैसे बहुत खर्च करता है। किंतु पैसे बहुत खर्च करता है। अब देखो, किंतु पैसे बहुत खर्च करता है, तो जो व्यक्ति कंजूस है वो पैसे कैसे खर्च कर सकता है। तो ये विरोधाभास होता है ना, जब जहां एकदम अपोजिट बात की जाती है, नियम के कंजूस आदमी पैसे बहुत खर्च कर सकता है, ये गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इस टाइप के वाक्यों में हम वाक्य को पढ़े ही नहीं और सीधा किंतु को कर दें कि इसमें संयुक्त वाक्य, ऐसी गलती मत कर देना, पूरा वाक्य जरूर पढ़ लेना। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो ये वाक्य होता है, इसमें संयुक्त वाक्य ही होगा। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। बस बताओ देखें कौन सा करोगे। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। बताओ देखें, यदि तो आया, तो यदि तो इसमें तो आता नहीं है। संयुक्त वाक्य में आया क्या, बोला संयुक्त वाक्य में आता नहीं है, मिश्र वाक्य में आता है। बोला कौन सा मिश्र वाक्य में आता है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में। तो क्रिया विशेषण में भी ये किसका भाग है, तो बोला सर ये तो है कार्य कारणवाचक। कार्य जो कारणवाचक है उसका भाग है। बस समझ गए बात आप। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक, टफ क्वेश्चन भी आएंगे आगे। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। एक ऐसा पद जो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में नहीं है, बताओ देखें वो कौन सी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में मूल्यांकन है क्या, मूल्यांकन नहीं है ना। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में मूल्यांकन नहीं है। भारतीय पाठ योजनाएं तो जो हर्बर्ट उपागम पर, किस पर, हर्बर्ट उपागम पर आधारित है। भारतीय पाठ योजनाएं किस पर आधारित है, भारतीय जो पाठ योजनाएं है ना वो किस पर आधारित है, जल्दी से बताओ देखें। बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको आने भी चाहिए साथ साथ में, है ना। बताओ देखें। तो देखिए यह है ब्रिटिश उपागम का, बिल्कुल ये पढ़े हुए क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट, हर्बर्टीय विधि में 5 पदों द्वारा शिक्षण का उपयुक्त क्रम। अब आप खुद जानते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम्स में आ गया और कितनी बार और आएगा, हम सब जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आप जानते हैं, तो आप राइट आंसर जरूर बताएं। बताओ देखिए राइट आंसर क्या होगा। उचित क्रम, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, तुलना, प्रयोग, बताओ देखिए कौन सा होगा। तो आप सभी जानते हैं इसका जो सही क्रम आपने देख लिया होगा, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण, प्रयोग। अब कईयों ने नियमीकरण की जगह सामान्यकरण पढ़ा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्बर्ट की पंचपदी का मुख्य पद कौन सा है। जो 5 पद हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ पद कौन सा है। तो श्रेष्ठ पद जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया है, और वो उत्तर है प्रस्तावना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलीय शिक्षण पद्धति, दलीय शिक्षण, एक दल बनाकर जब एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, तो दलीय शिक्षण प्रणाली जो है वो किसकी देन मानी जाती है। बताओ देखें किसकी देन मानी जाती है। राइट आंसर दो देखें। आप सबने सही उत्तर दिया है बिल्कुल, और वो उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका।
अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ हाँ बिल्कुल, ये प्रश्न में मैंने क्या बताया था? अब देखो कई बार ध्यान चूक जाता है आप में से, बिल्कुल आपने शायद कमेंट किए होंगे, पंचपदी में सबसे इंपॉर्टेंट पद प्रस्तुतिकरण है। एम आई राइट? अब सही हूं मैं? एकदम से वो दलीय शिक्षण से कैसे मैच किया इसीलिए। चलो ये तो मेरे पकड़ में आ गया। कई बार क्या होता है क्लास पूरी हो जाती है और क्वेश्चन पकड़ में आता नहीं है। अब वो क्वेश्चन पकड़ में आता नहीं है, आगे तो गुरुजी से तो गलत उत्तर बताओ। अरे गलत नहीं, कई बार आप जानते हैं कि हम पढ़ते समय भी कई बार हमारा ध्यान जो है इधर उधर चला जाता है, फ्लो में चलते रहते हैं। और आप खुद समझदार भी हैं सारे, आपको पढ़ाना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि आप इस चीज को समझते भी हैं। और आप जानते हैं कि एक मतलब पढ़ाना, सामने कैमरे में पढ़ाना अपने आप में थोड़ा सा टेढ़ा काम है, लेकिन ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब सा लगा था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है वास्तव में आप लोग सामने बैठे हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य बात प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, भूल सुधार तुरंत हो गई। करियो सो काम भजो सो राम। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ है अमेरिका में, ये एक बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, परंपरागत ये है कि जिसका मुझे भय था वही हुआ, ये वाक्य है। जिसका मुझे भय था वही हुआ, ये वाक्य किस प्रकार का है? ये सरल वाक्य है, नकारात्मक है, मिश्र है, या फिर किस प्रकार का वाक्य है ये बताओ। एक क्वेश्चन मिस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ ये क्वेश्चन था पहले। परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधारने की प्रेरणा देने वाली यह उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का एकाकीपन दूर होता है और शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि होती है। एक बात पकड़ो पहले, उपयुक्त परिभाषा की शिक्षण पद्धति के किस शिक्षण पद्धति के संबंध में? पहली बात तो ये, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। ये दूसरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि परंपरागत शिक्षण को बदलने एवं सुधारने की प्रेरणा देने वाली यह उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का जो एकाकीपन है उसे वो दूर होता है। ठीक है, जो मतलब सुधार रहे हैं परंपरा। और शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि किस प्रकार की होती है? गुणात्मक वृद्धि हो रही है। देखो अभी हमने एक जिला स्तरीय शोध में अभी तक चल रही है हमारी, तो जिला स्तरीय शोध में जो हम शोध कर रहे हैं दो जने, वो इसी पे शोध कर रहे हैं कि परंपरागत जो शिक्षा पद्धति थी वो आधुनिक शिक्षा पद्धति से श्रेष्ठ थी या फिर ठीक है, या जो आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है वो पहले से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो आप सोचेंगे इस, मैं अपना कोई डिग्री नहीं आंक रहा, मैं सिर्फ एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं कि उस शोध में एक चीज सामने आती है कि परंपरागत शिक्षण पद्धति भी अपने आप में श्रेष्ठ थी और आधुनिक शिक्षण पद्धति वर्तमान समय में थोड़ी श्रेष्ठ है। लेकिन आधुनिक शिक्षण पद्धति के हम लोग सारे क्वालिटीज देखते हैं, गुण देखते हैं कि आधुनिक शिक्षण पद्धति में सर ये होता है, हम कहीं पे बैठे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम दूर दराज देशों का विदेशों का सारे ब्रह्मांड को एक कंप्यूटर में देख सकते हैं वगैरह बहुत सी चीजें। लेकिन शारीरिक रूप से इसको आधुनिक शिक्षा पद्धति शारीरिक रूप से हमें जितने नुकसान पहुंचा रही है, हमारी आंखों में है ना, हम एक जगह सिटिंग बैठे रहते हैं, हमारे शरीर में ये इफेक्ट हम आज महसूस नहीं कर रहे हैं। आने वाले 10-15 सालों के बाद जब बीमारियां हमारे अंदर आएगी तब हमें पता लगेगा। इस बात को भी मैंने नोटिस किया है इस चीज के दौरान। ठीक है, तो खैर अपने को क्या करना है, गुरुजी बात थे रीट में नौकरी लगन देकर, बाकी मैं आगे 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 देखा। चलिए तो बताएं, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो ये सारी चीजें जो होती है वो दल शिक्षण विधि, अभिक्रमित अनुदेशन, साहचर्य विधि, हाँ दल शिक्षण विधि बिल्कुल ठीक है। एकाकीपन दूर, दल शिक्षण विधि में एकाकीपन दूर होता है और गुणात्मक वृद्धि भी होती है। ठीक है, ओके ठीक है। जिसका मुझे डर था वही हुआ, ये वाक्य किस प्रकार का है? जिसका मुझे डर था वही हुआ, बताओ देखें, आप पहचान पाते हो क्या इसका राइट आंसर? अगर आपने ये मिश्र वाक्य किया है तो मैं आपको बता दूं आपने बहुत जल्दबाजी की, लेकिन फिर भी आपका उत्तर एकदम सही हुआ है। बिल्कुल, क्यों? ये किससे बना है? जो से बना है, बात खत्म। जो से बना है तो साहब हो गया काम। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन, जो दल शिक्षण है उसके लिए उपयुक्त कथन बताएं।
प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायित्व पृथक स्तरीय होगा, नंबर 1। प्रत्येक दल सदस्य का कार्य लगभग समान होगा, नंबर 2। प्रत्येक दल सदस्य नेतृत्व का कार्य करता है, नंबर 3। प्रत्येक दल सदस्य सम विषय शिक्षक ही होता है। ये तो टेढ़ी क्वेश्चन है। दल सदस्य कार्य लगभग समान होता है, नहीं, सबका कार्य असमान होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है। एक ही कार्य सबका थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक दल सदस्य नेतृत्व का कार्य, सारे ही नेतृत्व, लीडर हमेशा एक ही होता है, सारे लीडर थोड़ी होंगे। प्रत्येक दल सदस्य सम विषय, अच्छा सारे अलग अलग विषयों के होते हैं। अब दल सदस्य का उत्तरदायित्व तो पृथक स्तरीय होगा, बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर होगा ए। आगे देखिए, दल शिक्षण प्रणाली के सोपान होते हैं, इनमें से कौन सा सोपान दल शिक्षण प्रणाली का है, बताएं कौन सा है। योजना, व्यवस्था, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो ऐसी सिचुएशन पे हम लगभग हमारा उत्तर जाता है उपरोक्त सभी में। 23 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अच्छा व्याकरण नहीं, दल शिक्षण है, ठीक है। दल शिक्षण विधि का दोष क्या है, आप बताएं। दल शिक्षण विधि का दोष, आर्थिक भार अधिक होता है। होता है क्या भाई? समन्वय करने में भी कठिनाई होती है, सबकी एक राय होती ही नहीं है, समन्वय होता ही नहीं, सही बात है। संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं होता, बिल्कुल सारा पाठ्यक्रम, तीनों ही दोष है इसके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसमें आर्थिक भार अधिक होता है, समन्वय करने में कठिनाई होती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं हो पाता है, यह भी एक बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पेड़ पुस्तक पढ़ाई रजाई। गुरु जी अब बार तो माने रजाई लग है, और की भाववाचक संज्ञा कौन है, बताओ देखें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक अगर पूछा है ये क्या है, बोला ये संज्ञा तो है लेकिन ये संज्ञा जातिवाचक है। बोला ये क्या है, बोला सर ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पेड़, बोला सर ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तो ये पढ़ाई क्या है, ये भाव है। पढ़ाई क्या है, ये भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? विशेषण से, ये तो मां से बना होगा या मम से, ये सुंदर से, ये बालक से या बाल मान लो, ये लड़का। मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो उसका मूल शब्द तक पहुंचने का प्रयास किया करो, मूल शब्द तक पहुंच गए तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? क्या पूछ रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर आज के टॉपिक में तो सर्वनाम संज्ञा थे ही नहीं। बिल्कुल, आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे सारे टॉपिक रिवाइज, कुछ क्वेश्चंस मतलब आपके रिवीजन के लिए चलते रहेंगे साथ साथ। किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? जो सोएगा वो खोएगा, जग जाहिर है भैया, सत्य है, जो सोएगा वो खोएगा। यह अच्छा है, वह नहीं है। अल्लाह सर संबंध तो यहां भी हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं स्वयं आ जाऊंगा। अच्छा, तो आप जानते हैं जो सो यही करोगे या फिर कुछ और करोगे? बताओ देखें, यही करोगे, जो सोएगा वह खोएगा। तो बोला सर यहां तो सो होना चाहिए ना, जो सोएगा सो खोएगा, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो संबंध है वो इन्हीं के बीच में है। यह अच्छा है, वह नहीं है, तो यह और वह का कोई संबंध नहीं है। जो खोएगा, ये जो वही तो है, जो और सो एक ही है, मतलब सोने वाला ही खोएगा, लेकिन अच्छा और वह नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें हो गई। गलती से ये मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है? इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है। कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, तुम कॉलेज कब जाओगे? उत्तर आपने दे दिया व्हाट्सएप पर, सॉरी कमेंट बॉक्स में। तो ये होगा, सर गलत बता रहे हो आप, इस पुस्तक, ये तो सार्वनामिक विशेषण है। अरे हाँ यार, ये बात तो सही है। फिर भैया यहां भी देखो, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल, यहां संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि इस पुस्तक, पुस्तक की विशेषता हो गई, लेकिन यहां है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक तो कहां है? यहां है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने हुए हैं?
मतलब ये विशेषण बने हुए, क्या है ये सारे विशेषण, और जो संज्ञा से बने हुए। अच्छा बताए देखिए, दयनीय, अगला, दैनिक, सुखी, कथ्य, देहिक, मानवीय, बाहरी। गजब। बताओ फिर उत्तर। बताओ बताओ। दिन और सुख, क्या हो जाएगा? दिन और सुख। निम्नलिखित में संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? संज्ञा से बना हुआ, कमाऊ, सुगंधित, निचला, अड़ियल। संज्ञा से बना हुआ विशेषण बताओ देखें। मिला उत्तर? चलिए, सुगंधित। ये कमाना, ये अव्यय है, ये अड़ना से बना है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प बताओ। अब की बार क्रिया का प्रश्न है, गलत विकल्प बताएं। मोर नाचता है, इसमें अकर्मक क्रिया है क्या? उसने आम खाया, सकर्मक है क्या? वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक है क्या? वह चतुर निकला, सकर्मक है क्या? बताओ देखिए कौन सा इसमें से गलत है। तो आप देखेंगे कि इसमें गलत आंसर है डी, वह चतुर निकला। यह सकर्मक नहीं, यह है अपूर्ण अकर्मक। कौन सा है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताओ, तब तुम पानी पी लेता हूं, जल्दी से। बताओ भाई राइट आंसर। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता बहुत अधिक व्यवस्थित थी। विधानार्थ वाक्य, महेश, विधानार्थ समझते हो ना, सरल सरल वाक्य का एक प्रकार है। महेश वहां क्या कर रहे हो? प्रश्नार्थक। आहा कितना सुंदर स्थान है, विस्मयादिबोधक वाक्य। हो सकता है वह आज शाम को आए। बताएं, इनमें से एक वाक्य जो है वो गलत है और आपको गलत वाक्य जो ढूंढना है। आप बताएं। देखिए, इच्छा क्या होती है? इच्छा होती है ईश्वर आपका भला करे, भगवान करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, मेरी इच्छा है कि ईश्वर करे हर मेहनती इंसान का सिलेक्शन हो, है ना। और जो गलत हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, उनको सबक मिले ताकि वो भी अच्छी मेहनत करें। पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में संदेहवाचक वाक्य का प्रयोग हुआ है? संदेहवाचक वाक्य का प्रयोग हुआ है। आपको संदेह, समझ रहे हो, आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। क्या इसमें संदेह है? अब तक राकेश छात्रावास पहुंच गया होगा, वर्षा होती तो फसल भी खूब होती, और ईश्वर तुम्हें सौभाग्यवती रखे। बताओ देखें, बताओ राइट आंसर कौन सा होगा? ये पूछ रहा है संदेहार्थक। कौन सा पूछ रहा है? संदेहवाचक पूछ रहा है। और संदेह मतलब क्या होता है? ये तो है ही नहीं। और ये इच्छार्थक है, ये है ही नहीं। अब है, ये है अब तक राकेश पहुंच गया होगा। हो सकता है पहुंच गया होगा, संदेह पहुंच गया होगा, मतलब कंफर्म नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, किस विकल्प में संकेत, संकेत जैसे वो अभी था ना, चलो इसमें आप बता ही दूंगा। अभी पीछे वाला वाक्य था ना, मैंने कहा ये तो है ही नहीं। संकेत कर रहा है। संकेत क्या करता है? देखो, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, ये संदेह है, कंफर्म नहीं है। अनुष्का मेरी सहेली है, ये विधानार्थक है, सरल वाक्य, सिंपल सा। राहुल अपना कमरा साफ कर, ये अज्ञार्थक है। ये क्या है? अज्ञार्थक। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, संकेत किया है चलने का, किसकी ओर? आने पे। ठीक है, नेक्स्ट, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता भी मिलेगी। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो सफलता भी प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताएं। यदि मन लगाकर काम करोगे
तो सफलता प्राप्त करोगे। बताओ देखें, सिंपल सी बात है भाई। यदि तो आ गया ना, यदि तो किस में आता है? कार्य कारण में। कार्य कारण किस में आता है? बोला सर मिश्र वाक्य में आता है। घबराना नहीं है, 4 ऑप्शन होते हैं। समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है, समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है। उक्त वाक्य में विधेय अंग बताओ। वाक्य के जो 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, वो क्या है? तो देखिए, समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी, उक्त वाक्य में विधेय क्या है? ये रहा विधेय। बोला सर ये आप कैसे कर रहे हो उसमें? ये राइट आंसर ऐसे, जो 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और दूसरा क्या होता है? विधेय। दूसरा क्या होता है? विधेय। तो उद्देश्य और विधेय में ये हमेशा वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, और विधेय में मुख्य रूप से क्रिया आती है। मुख्य रूप से क्रिया आती है। इन तीनों वाक्यों में क्रिया यही है। नेक्स्ट, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो क्या कहलाता है? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो क्या कहलाते हैं? आश्रित। एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं वो कहलाते हैं सरल वाक्य। नेक्स्ट, एक नटखट बालक खेल रहा है। उक्त वाक्य में कर्ता के विस्तारक का चयन कीजिए। मतलब कर्ता का विस्तारक। एक नटखट बालक खेल रहा है, पहले तो इसमें उद्देश्य चुनो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वो होता है यानी वाक्यकर्ता। वाक्यकर्ता कौन है? बालक। अब बालक का विस्तारक क्या है? ये रहा बालक का विस्तारक। ये बालक का विस्तारक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये है बालक का विस्तारक। समझ गए बात को? वाक्य का जो कर्ता होता है वो वाक्य का उद्देश्य होता है, लेकिन उद्देश्य का विस्तार क्या होता है? उसका विशेषण ही उसका विस्तार। और इस बालक की विशेषता क्या? वो नटखट है, तो ये इसका विस्तारक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रचना में पद क्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अभी आपके आया था ना पद क्रम का प्रश्न, आया था कि नहीं आया था? है ना? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड के अंदर, बहुत ही गजब प्रश्न था वो। एक बार तो, क्योंकि क्या है ना कि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, वृत्ति है, पक्ष है ना? और जैसे आप वाच्य के लिए बोलते हो सर वाच्य समझा दो, मैंने करवाया। ये ऐसी चीजें हैं जो हकीकत बताऊं आपको, हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं है, इसी कारण से दिक्कत आती है। अब एक वो कमेंट हो रहा चल रहा है, अभी मैंने 3-4 बार देख लिया, सर आप पारिभाषिक शब्दावली करवा दो। मैं मानता हूं पारिभाषिक सारे ही करवाएंगे, थोड़ा आप रखो, धीरज रखो। 10 टेस्ट तो 18 तक हो जाएंगे, उसके बाद में 18 से 28 तक 30 तक लगभग 20-22 टेस्ट और करवा दूंगा। ठीक है, 40 टेस्ट का वादा किया हुआ है। ठीक है, तो सर 22 को पेपर है, 22 को, अरे सब हो जाएगा, 22 को पेपर है, सब हो जाएगा। पिछला पेपर कब था सेकंड ग्रेड का? सेकंड ग्रेड का पेपर कब था? बोला सर 22 को ही था। यही था ना, 22 को ही था शायद आपका हाँ 22 को ही था। ठीक है, 1 दिसंबर से मैंने पेपर स्टार्ट किए थे, पेपर भी करवा दिए, रिवीजन भी करवा दिया, करवाया था ना? तो आपको तो 1 महीने पहले लेके चला हूं ना, आप घबराओ मत, सारा करवा दूंगा। तो वह रचना में पद क्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आप देखें इसको, राइट आंसर। खैर ये हिसाब से तो जो है, अच्छा ये तो उत्तर भी साथ में दे दिया। द्विकर्म क्रिया में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म, ये उत्तर साथ में ही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दोस्तों बाद में करेक्शन जब किया था ना तो सही करके मंगवाया था। ये आपकी जो पीडीएफ तैयार करवाई थी उसमें इसी प्रकार आंसर लगे होते हैं, आप जानते हैं, लेकिन ठीक है गलती से हो गया। खैर बढ़िया है कि द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म, ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये 2000 शायद 9, 10, 11, 12, 13 में एसआई का पेपर हुआ था, वहां आया था। मुख्य कर्म हमेशा, जैसे द्विकर्मक क्रिया का वाक्य होता है ना, राजेश ने फल, सॉरी 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 सॉरी, राजेश ने सुनील को फल दिया। ये द्विकर्म क्रिया का एक उदाहरण है। ये क्या कह रहा है? मुख्य कर्म पहले होता है, ध्यान देना इस बात पे। मैं क्या कह रहा हूं? मुख्य कर्म पहले होता है। अपने पहले कौन सा लेते हैं? अपने ये लेते हैं अपने ये लेते हैं। ये इस वाक्य में क्या बोल रहा है? ये पहला कर्म। तो ये पहला कर्म उल्टा थोड़ी चलेगा। ये क्या पूछ रहा है? नहीं है, यानी
मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म बाद में आता है, जबकि गौण कर्म पहले आता है। ये कर्म कौन सा होता है? गौण कर्म होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं। गौण कर्म पहले आता है और फल, जिसे हम मुख्य कर्म बोलते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं, जिसे हम अप्राणीवाचक बोलते हैं, ये कर्म हमेशा क्या आता है? बाद में आता है। अब ये इस प्रकार से डेफिनेशन घुमा दी इसने। तो खैर अच्छा प्रश्न है। आगे देखें। अनुपयुक्त, ये क्या है? चेक करनी पड़ेगी मुझे। सारे सारे उत्तर कैसे लगाए हुए हैं? सारे उत्तर तो नहीं लगाने होने चाहिए। ये भाई एक दो क्वेश्चन है जिसके आंसर साथ में आ गए, बाद में हटे नहीं। अनुपयुक्त परसर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, हम पढ़ के ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। उसकी काम करने की, ये क्या पूछ रहा है? अनुपयुक्त परसर्ग। परसर्ग समझते हो ना? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो जो परसर्ग चिन्ह होते हैं, तो ये पूछ रहा है कि गलत परसर्ग चिन्ह कहां लगा है। तो उसकी काम करने की इच्छा नहीं है। अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं, 8 बजने में 10 सेकंड है, नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया। यहां पर देखिए, इसमें परसर्ग चिन्ह गलत लगा है। कैसे लगा है? अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं, क्या अध्यक्ष को निवेदन आएगा या फिर यहां क्या आएगा? तो आप सब इसका उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न में आंसर लगा हुआ है, फिर भी आप ये बता सकते हैं कि सर अध्यक्ष से होता है, मैं मान्यवर जी से निवेदन करता हूं, से होता है। तो कई बार कारक चिन्ह जो होता है, जिसे चिन्ह बोलते हैं, परसर्ग बोला है, ये गलत लगाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का भी आंसर शायद लगा हुआ मिलेगा। ये बाद में चेंज किए थे ना, तो गलती से हटाए नहीं राइट आंसर। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किस पद में हुआ है? देखो, गीता ऊपर चली गई, इसमें कहीं पर भी समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, बल्कि इसमें तो क्रिया विशेषण है। राम ही खाएगा, ये क्या है दोस्तों? इसे बोलते हैं निपात। सोहन कपड़े धो रहा है, ये साधारण वाक्य, इसमें भी समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। लेकिन राम और श्याम जयपुर जाएंगे, ये रहा समुच्चय बोधक अव्यय। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कहां है? तो समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग यहीं पर है। खैर इसमें आंसर लगा था, लेकिन मैं व्याख्या कर देता हूं, बस अब नहीं लगे हुए आंसर। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा आश्रित वाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बताओ भाई, सीधे से पूछ रहा है। आश्रित उपवाक्य किस में होते हैं? क्या सरल में होते हैं, मिश्र में होते हैं, संयुक्त में होते हैं, विधि? आश्रित उपवाक्य किसके भेद हैं? बोला सर आश्रित उपवाक्य तो इसके भेद है। बात ही खत्म, घबराने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 42, हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों का नाश कर दिया, उक्त वाक्य में कौन सा पद विशेषण की भूमिका में निभा रहा है? जोरदार प्रश्न है, मानो चाहे मत मानो, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न। जो संकलन होता है ना, प्रश्न बनाना, आपको पता है इतने प्रश्न बनते भी नहीं है, तो क्वेश्चन लिख रहा है, उसमें कुछ चेंजिंग किया, ऑप्शंस थोड़े क्लिष्ट किए, सरल किए। संकलन जो है वो मैं जितना बेस्ट आपको दूंगा, ये 4000 प्रश्नों का, ये इससे बेस्ट संकलन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों का नाश कर दिया, उक्त वाक्य में कौन सा पद विशेषण की भूमिका निभा रहा है? तो यहां इसमें पूछ रहे विशेषण क्या है, तो विशेषण साहब हमारे वीर सैनिक, ये रहा, ये है विशेषण। क्या है ये? विशेषण है, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं और प्रणव आए ही थे कि सत्र शुरू हो गया। मैं और प्रणव आए ही थे कि सत्र शुरू हो गया। अब की आ गया, बताओ देखें। उक्त वाक्य में प्रयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय पद को पहचानिए, बताओ देखें। मैं और प्रणव आए ही थे कि सत्र शुरू हो गया, उक्त वाक्य में प्रयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय पद पहचानो, बताओ देखें। देखो इसमें और की, ये रहा और की, ये दोनों ही जो हैं अव्यय हैं, तो बस हो गया काम। नेक्स्ट, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, अर्थ की दृष्टि से। अब की बार गलती से मत कर देना कि मिश्र वाक्य। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है अर्थ की दृष्टि से। याद रखें, रचना के आधार पे जो वाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त। लेकिन अर्थ के आधार पे जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। क्या है ये? दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा,
तो यहां पर जो यदि तुम दूसरों का भला करोगे तो यदि तो आया तो ये क्या है, संकेतार्थक है। कौन सा हो जाएगा, संकेतार्थक हो जाएगा। नेक्स्ट, उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। संबंध बोधक अव्यय आप जानते हैं, बोले गुरुजी भूल तो रिया जाना तो हाँ, यदि तुम सत्य बोलोगे तो इनाम पाओगे, ये क्या है, ये संबंध बोधक अव्यय है क्या इसमें, ये यदि और तो नहीं है। शिष्य गुरु के पीछे पीछे चलता है। दीपक बाजार नहीं गया क्योंकि उसे लिखना है। ऐसा लगता है मानो तेज वर्षा आएगी। बताओ, अच्छा प्रश्न है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। बताओ, संबंध बोधक अव्यय, ये प्रश्न मुझे जहां तक पता है लोग इसका काफी गलत आंसर देंगे। ये रहा, आप जानते हैं ये क्या है, पीछे ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषणों से पहले अगर के लग गया तो वो संबंध बोधक हो गया। ठीक है, किस वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय पद का प्रयोग हुआ है। वाह क्या बात कही है। राजेंद्र की अपेक्षा वासुदेव चतुर पात्राचार्य महाविद्यालय की ओर जा रहे हैं, राधा छत के ऊपर नाच। समझ गए बात को, ये रहा विस्मयादि बोधक, राइट आंसर। अब देखो ये क्या है, ये संबंध बोधक है के ऊपर। अगर केवल ऊपर होता तो स्थानवाचक, के ऊपर है संबंध बोधक। महाविद्यालय की ओर, ये संबंध बोधक है। ये क्या है, ये भी संबंध बोधक। तीनों संबंध बोधक के उदाहरण बता रहा हूं। ठीक है भाई, आज व्याख्या कर रहा हूं हर प्रश्न की। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। विशेषण के पद परिचय में निम्न विकारकों का सम्मिलित किया जाता है। ये बीच में दो एक पद परिचय के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनको आप हैंडल कीजिए। विशेषण का जब पद परिचय बताते हैं तो हम किन किन चीजों को बताते हैं, क्या उसमें वाच्य बताते हैं क्या, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, क्या विशेषण में जो कारक बताते हैं क्या, क्या पुरुष बताते हैं क्या, बताओ देखें कौन सा राइट आंसर होगा। बताओ, क्या विशेषण में कारक बताते हैं क्या, मैंने तो नहीं देखा कहीं। वाच्य बताते नहीं है, कारक बताते नहीं है, लिंग और वचन जरूर बताते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अरे तेरी बड़ा क्वेश्चन आया ना इस बार तो। वासुदेव ने कक्षा में, ध्यान से पढ़ना, प्रथम स्थान प्राप्त किया। छायांकित पद, छायांकित कौन सा है, ये है। छायांकित पद के परिचय के, ये फिर पद परिचय वाला क्वेश्चन, यार मैंने हटाए थे क्वेश्चन, आ कैसे गए। रहने दो, इसको करना ही नहीं अपने को। हाँ ये भी क्या है, ये गलती से रह गए भैया। बोला सर करवा दो, कोई काम के नहीं है अपने, है ना, ये काम के नहीं है, दो चार क्वेश्चन है। उक्त वाक्य में क्रियापद का चयन कीजिए। क्रियापद तैरता था, ठीक है। हाँ चलिए वापस, ये दो चार क्वेश्चन थे पीछे, ये काम के नहीं है, इनको हटा दिया। इनमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस वाक्य में है। ऐसा नहीं है, पहले मैंने क्या है कि पद परिचय और एक टॉपिक और था, एक टॉपिक और था पद क्रम, इन दोनों क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए। बाद में आपका सिलेबस ध्यान से देखा तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, मैंने हटाने का प्रयास किया था, फिर भी दो चार रह गए। तो इनमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस वाक्य में है, आप बताओ। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, मेरी वह पुस्तक कहाँ है जिसमें कृष्ण कथा है, वह कमरा बंद है जिसमें हम बैठा करते थे, उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था, सीता ने कहा कि मैं भी बन जाऊंगी। बताओ, देखिए राइट आंसर बताओ, जल्दी से राइट आंसर दो। ये राइट आंसर, जैसा वैसा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के द्वारा कहे गए कथन, विराम चिन्ह के क्वेश्चन आ गए। अब किसी के द्वारा कहे गए कथन या किसी महापुरुष की वाणी को उद्धृत करते समय हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या उस वक्त हम अवतरण चिन्ह लगाते हैं, क्या हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, क्या अल्प विराम लगाते हैं, या योजक चिन्ह लगाते हैं। बताओ देखें,
आपने आंसर दे दिया होगा। उस वक्त हम लगाते हैं अवतरण चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि ये जोड़ने वाला है, अल्पविराम कोमा है, निर्देशक वहां नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है? कॉलेज खुलने पर प्रवेश लिया जाता है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए, अरे उसने जो गजब कर दिया, इसमें अशुद्ध वाक्य। अब अशुद्ध, अब आपके अशुद्धि संशोधन, सॉरी, वाक्य शुद्धि के वाक्य भी आएंगे। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है और आप जानते हैं कि आपको ये टॉपिक सबसे कठिन लगता है। बताओ देखें। बढ़िया प्रश्न है। थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए, वापस लौट आए। लौटने का मतलब भी वो वापस आ रहा है। ये राइट आंसर होगा, बाकी तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, किस वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य है? वही सेम। गांधी जी ने कहा कि, ये कौन सा है? जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, ये कौन सा है? यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। यदि तो आ गया, मोहन आएगा किंतु। देखिए, यह है संयुक्त। ये क्या है? संयुक्त। यह है विशेषण आश्रित उपवाक्य, यह है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो फिर ये कौन सा पूछ रहा है? क्रिया विशेषण। यदि तो, यह रहा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाक्य रचना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत गजब क्वेश्चन है, कठिन प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। वाक्य रचना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में मुख्य कर्म पहले तथा गौण कर्म बाद में आता है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। अभी मैंने बताया था, पहला ऑप्शन सही लिखा हुआ है क्या? देखते हैं कितनों को याद रहता है। सेम वही क्वेश्चन है, एक दो ऑप्शन चेंज किया होगा शायद इसमें। कर्ता कर्म क्रिया का कर्म होता है, सही बात है। इसमें आप जानते हैं मुख्य कर्म जो है वो पहले नहीं आता है, वो बाद में आता है, और गौण कर्म पहले आता है। समझ आई बात? ये राइट होगा। अब ये रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। आप कहते हो सर आपने कहा था रिपीट, ये रिपीट नहीं, ये जानबूझ के रखा गया क्वेश्चन है, ताकि आपको एक चीज पता ही और दोबारा वापस वही चीज आती है तो कुछ याद रहता है कि अभी भी। और देख लो, आप कमेंट में देख लिया करो, गलत करते ही करते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, बताओ देखें वो अशुद्ध कौन सा है? तुमने रोटियां और चावल खाई, गुरुजीमान तो पहलो इलाज क्यों, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। ये क्या पूछ रहा है? शुद्ध। और इसका जवाब प्रमाण सहित दीजिए। तुष्टिकरण की नीति का अनुसरण करना ठीक नहीं है। इनमें से एक जो है वो अशुद्ध है, और आप जानते हैं कि यह अशुद्ध अपने आप ही हो गया, बाकी सब। तो सर यहाँ दुर्बलताएं, तो एक दुर्बलता नहीं होती, मनुष्य में बहुत सी दुर्बलताएं होती है, इसलिए बहुवचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अनावश्यक शब्द है, भिखारी के दशा पर मुझे दया आ गई, यह कार्य कैसे संभव हो सकता है? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। पुलिस ने अपने अधिकारों का सदुपयोग किया। भाई साहब बढ़िया प्रश्न है। 58, बताओ देखें। मिल गया उत्तर? यह कार्य कैसे हो सकता है? तो अगर वो हो सकता है तो वो संभव लगाने की, यह अनावश्यक है, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। यह कार्य कैसे हो सकता है, सीधा ये भी बोल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, किसी वाक्य में अनुपयुक्त शब्द, वो अनावश्यक था और यहां पे अनुपयुक्त शब्द आएगा। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़ी, शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, कृष्ण ने पूतना की हत्या की, परिसर में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। आपको अनधिकृत, अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत, ये सही लिखा हुआ है। हत्या नहीं होती, वध होता है। क्या होता है? वध। ये अनुपयुक्त शब्द है। नेक्स्ट, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता का लिंग अज्ञात रहने पर, मान लो कर्ता है, उसका लिंग आपको पता नहीं है, तो क्रिया होती है रिक्त स्थान पर। क्रिया कैसी होती है? सामान्यतः पुल्लिंगी होती है, सदैव पुल्लिंग होती है, सामान्यतः स्त्रीलिंग होती है, सदैव स्त्रीलिंग। ऐसे प्रश्न अजीब से प्रश्नों में आते हैं। ठीक है, और अजीब से प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं वो आप ही लोग ही बताएंगे कि इनमें से अजीब सा प्रश्न जो है इसका उत्तर क्या होगा। बताओ देखें।
सोच के बताओ, और बताओगे तभी पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। मान लो वाक्य में प्रयोगकर्ता का लिंग आपको नहीं पता है, ठीक है। जैसे कर्ता का लिंग, पैसा, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बहाया, बहाया गया। खैर इसमें नहीं होगा, बाकी सीधा यूं मानो सदैव पुल्लिंग होती है। जैसे भाववाच्य होते हैं ना, उसमें कर्ता का रोल नहीं रहता, कर्म का रोल नहीं रहता। भाववाच्य होता है ना, उसमें कर्ता और कर्म का रोल नहीं रहता है, नहीं रहता ना, क्यों, कर्ता का तो कर्तव्यवाच्य में रहता है, और अपने कर्म का कर्मवाच्य में। उसमें एक पहचान क्या होती है, भाववाच्य में सदैव कर्ता एक वचन और पुल्लिंग में आती है, यानी जहां कर्ता का कोई विशेष महत्व नहीं होता, वहां क्रिया सदैव पुल्लिंग में आएगी। कौन सी आएगी? पुल्लिंग में आएगी। गुरु जी आप कहां जा रहे हैं, उक्त वाक्य में शुद्धि कारण, गुरु जी आप कहां जा रहे हैं, उक्त वाक्य में शुद्धि। यह भी एक अजीब सा प्रश्न है, गुरु जी आप कहां जा रहे हैं, किस प्रकार की शुद्धि, बताओ। देखें, देखो, जब आप बहुवचन की बात कर रहे हैं तो आपके यहां बिंदी लगनी चाहिए, क्या लगनी चाहिए, बिंदी, जो कि यहां नहीं है। तो ये वचन, वचन संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। खेत हरे भरे लहराते हैं, लहराते खेत हरे भरे, हरे लहराते खेत भरे। पूछ क्या रहा है भाई तू? हाँ, क्या बात है, शुद्ध पूछ रहा है और आपको शुद्ध बताना है। बताओ, देखें इसका शुद्ध कौन सा होगा। बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बढ़िया है। यानी विशेषण पे हरे भरे लहराते खेत, ये विशेषण, ठीक है, ये विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है। मैं फिर आपको बता देता हूं कि ऐसी एक भी किताब नहीं छोड़ूंगा, एक भी ऐसी किताब नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो आपके सिखवाल हो, चाहे लक्ष्य हो, चाहे दिशा हो, चाहे XYZ, कोई भी व्याकरण की किताब आ रही हो मार्केट में, क्योंकि सब स्टूडेंट्स के पास अलग अलग किताबें हैं, ये तो क्लियर है। कोई कह रहा है मुम्मल अच्छी है, कोई कह रहा है प्रेरणा अच्छी है, सब किताबें, गलतियां सब में है, गलतियां सब में होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सबके पास अलग अलग किताबें, मैं सभी किताबों से अच्छे क्वेश्चन संकलन करके आप सब तक पहुंचाऊंगा, ताकि आपको इतनी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। उसका सार जो है वो आपको मैं इन पेपर्स के माध्यम से सारा दे दूंगा, और इसके बीच में कुछ मेरे क्वेश्चन, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन भी बीच बीच में आते रहेंगे, ठीक है। और आने वाले लगभग 11 नंबर, 21 नंबर, इस प्रकार से एक पेपर होगा, मैं आपको 2-3 दिन पहले बता दूंगा। उससे एक पेपर में इतना कठिन बनाऊंगा कि उसमें देखते हैं आप में से 75 का स्कोर कौन कौन क्रॉस करता है ईमानदारी से। तो वो भी मेरा प्रयास है कि एक पेपर ऐसा बनाएंगे, गारंटेड, ठीक है। किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है, बताओ। देखो, यह काम किसी वकील से ही हो सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर महान था, महान था, यह काम किसी वकील से ही हो सकता है, लड़का ने उसके साथ खेलने की जिद की, ये यहां पे गड़बड़, यहां लड़का ने उसके साथ प्राकृतिक सौंदर्यता प्रिय, ये भी गड़बड़। तो यह काम किसी वकील से ही हो सकता है, ये सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है, हमें प्रातः काल के समय, ये लो साहब पहली शुद्धि। हाँ, तुम्हें राम कुमार की एकांकी कैसी लगी, गर्मी में पसीने की संख्या बढ़ जाती है, पसीने की संख्या गिणो गुणो, भाषा में धीरे धीरे शब्दों का लोप हो जाता है, भाषा में धीरे धीरे शब्दों का लोप हो जाता है, ये तो अपने आप में बहुत टेढ़ी बात हो गई, है ना। और एकांकी कैसी लगी, ये शुद्ध वाक्य, वाक्य तीनों के तीनों अशुद्ध हैं। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी, तुमने तो नाम ही डुबो। आप कुल मिलाकर समझ गए होंगे, इसमें शुद्ध वाक्य यही है, वाक्यों में कोमा गलत जगह आई हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग संगत नहीं है, जी हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा, वाह आपने तो कमाल कर दिया, सैनिक प्रणाम करते हुए महाराजा की जय हो,
कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता। ये क्या पूछ रहा है? संगत नहीं है। अब संगत नहीं है तो आप बताओ, देखें कौन सा संगत नहीं है। आप जो वाह अगर आया है तो यहां विस्मय आदि बोधक चिन्ह आना चाहिए था, ये संगत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। राधा बोली, तुमने जो कुछ किया ठीक है। उप उक्त वाक्य में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या इसमें अल्प विराम है? वो पढ़ा। अवतरण है? वो पढ़ा। पूर्ण विराम है? वो पढ़ा। अर्ध विराम दिखा? बोला नहीं दिखा, तो अर्ध विराम इसमें नहीं है। बोला सर वो पढ़ा कहां पढ़ा? ये अल्प विराम, ये अवतरण चिन्ह और ये पूर्ण विराम, अर्ध विराम नहीं है। क्या वो पढ़ा? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पूर्ण विराम, योजक, विवरण, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बताओ इसमें से एक चिन्ह का निशान गलत है, कौन सा है वो गलत निशान? तो ये है वो गलत निशान, विवरण चिन्ह ये नहीं होता, ये तो आपने अर्धविराम का दे दिया। नेक्स्ट, जहां जहां वह जाता था वहां वहां मैं भी गया, वाक्य में कौन से विराम चिन्ह की अशुद्धि है? जहां जहां मैं जाता था वहां वहां, बताओ देखें। मैं भी गया वाक्य में कौन से विराम? अवतरण चिन्ह की, देखते हैं, हंस पद की, अल्प विराम की, या फिर योजक चिन्ह की गलती है कि नहीं है? मुझे बताओ। देखो मुझे तो यही लग रही है, आपको कौन सी लग रही है? क्योंकि यहां नहीं आना चाहिए कि योजक चिन्ह, तो गलती तो इसकी लग रही है, बाकी कोई गलती नहीं लग रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, वह हाथ जोड़ता रहा, वे लोग उसे पीटते रहे, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? बहुत ही बढ़िया है। वह हाथ जोड़ता रहा, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक नहीं आएगा। पूर्ण विराम बीच में कैसे आ जाएगा? ये भैया अल्प विराम या अर्ध विराम, बताओ देखें 70 नंबर में क्या होगा? अर्ध विराम आएगा या फिर अल्प विराम आएगा? वह हाथ जोड़ता रहा, वे लोग उसे पीटते रहे, यानी अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम इस जगह नहीं आता। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उक्त वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से विराम चिन्ह? अल्प विराम तो आया, ये पढ़ा, अवतरण भी आया है, ठीक है, और आजाद पूर्ण विराम भी आया है, ये तीन तो आए हैं, बाकी कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपको अगर दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। तो बताओ देखें कौन सा होगा इसके अंदर? देखो इसमें उद्धरण भी है, अल्पविराम भी है और पूर्ण विराम, तीनों यही है। ये संक्षेपण मुझे तो नहीं दिखाई दिया, अर्धविराम भी नहीं दिखाई दिया, लघु चिन्ह भी नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह प्रयोग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की महान कृति है, आर्यभट्टीय पुस्तकें के 4 भाग हैं, प्रियतम कविता के रचयिता सूर्यकांत निराला हैं, पाप पुण्य लाभ हानि यश अपयश धीरे धीरे, यहां पर कौन सा होगा? तो ये क्या पूछ रहा है, कौन सा विकल्प सही है? क्या पूछ रहा है, कौन सा विकल्प सही है ना? बताओ देखें कौन सा विकल्प सही है। देखो ये गलत है, बार बार आए, यही सही आंसर है। पुस्तकों के, हाँ ठीक है, यही सही है। नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में पद क्रम संबंधी अशुद्धि है? बिल्कुल, ये तो अपने क्वेश्चन सिलेबस का क्वेश्चन है, अशुद्धि नहीं है। 15 साल पुरानी कपड़ों की दुकान है, गाय का शुद्ध दूध स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है, मंत्री जी के द्वारा बीमार वृद्धों को कंबल और गर्म कपड़े बांटे गए, सेना के द्वारा अपनत विमान छुड़ाया गया। इसमें यह पूछ रहा है पद क्रम संबंधी अशुद्धि, तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि ये पड़ी, 15 साल पुरानी नहीं बल्कि 15 साल पुरानी, रुको रुको, बाकी तो सब सही है यार, इसी में तो गड़बड़ है। 15 साल कपड़ों की, बताओ देखें 73 नंबर क्वेश्चन में, मुझे तो एक नंबर लग रहा है, क्या मुझे सही लग रहा है या गलत लग रहा है, बस ये बता दो। 73 में ये क्या पूछ रहा है, शुद्ध, ओहो, ये देखो ये पूछ रहा है अशुद्धि नहीं है, अशुद्धि
नहीं है पूछ रहा है, और मैं अशुद्धि ढूंढ रहा हूं। हाँ, गाय का शुद्ध दूध स्वास्थ्य के लिए हितकारी, ये एकदम शुद्ध वाक्य है, लेकिन इसमें तो गलती पकड़ में आ गई। कपड़ों की 15 साल पुरानी दुकान होगी। मंत्री जी के द्वारा बीमार वृद्धों को कंबल और गर्म कपड़े, कंबल और गर्म कपड़े बांटे गए। मंत्री जी के द्वारा बीमार वृद्धों, इसमें गलती पकड़ में नहीं आ रही। मंत्री जी के द्वारा, ये के द्वारा, मंत्री जी द्वारा बीमार वृद्धों को कंबल और गर्म कपड़े, अरे गर्म कपड़े, यहां पर भी कंबल और कपड़े बांटे गए, यही होना चाहिए ना। हाँ, सेना के द्वारा अपना विमान छुड़ाया गया, अशुद्धि नहीं है। यार ये मुझे ऐसा लग रहा है इस प्रश्न में गड़बड़ तो है। इसमें यही पूछना चाहिए, अशुद्धि है पूछना चाहिए। बाकी तीनों वाक्य मुझे सही लग रहे हैं इस प्रश्न को। अब अब जैसे ये गलती आ गई ना, ये गलती हो सकता है नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है गलती। अब कई कमेंट करते हैं, सर आप है ना पहले क्लियर करके आया करो, क्वेश्चन क्लियर करके आया करो। अरे क्वेश्चन क्लियर करके ही आते हैं, लेकिन इस टाइप से कोई छोटी मोटी त्रुटि रह जाए ना, पकड़ में नहीं आती है तो नहीं आती है। ये शिक्षा है, ये मतलब ज्ञान है, किसी की बपोती नहीं है जो हम है ना सारा एकदम मतलब अपने आप में पारंगत। गलतियां आएगी तभी हम सीखेंगे, और ये रहता है कि अच्छा इस टाइप की गलती आ सकती है, अगली बार पेपर में और ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना। अब वो जो क्वेश्चन जो सिलेबस के नहीं थे, उसका मतलब ये नहीं हो क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन सही थे, बिल्कुल सही थे। और इस टाइप के क्वेश्चन जैसा भी है ना, पद क्रम संबंधी अशुद्धि, इस पद क्रम के चक्कर में क्वेश्चन डाल अपलोड अपने ऐड कर दिए, बाद में पता चला वो अपने सिलेबस के नहीं है। तो इसमें शायद ये होना चाहिए कि ये त्रुटि इसमें एक में ही पकड़ में आ रही है, बाकी तीनों सही लग रहे हैं। कोई विषय, सेना के द्वारा अपनत विमान छुड़ाया गया, मतलब तो जिसका अपहरण किया गया था वो विमान छुड़ाया गया, इसमें कोई त्रुटि नहीं नजर आ रही मुझे तो। कोई यहाँ कह दे कि सर के नहीं आना चाहिए, वो अलग बात। बाकी ये तीन सही है, ये एक गलत है। इसका आंसर अगर ये पूछे अशुद्धि है तो इसे एक में अशुद्धि है। बाकी मुझे किसी में अशुद्धि नजर नहीं आ रही। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, आप में से बहुत से साथी देख रहे हैं, वो उन्हें पता होगा कि शायद मैं सही बोल रहा हूं। शुद्ध वाक्य, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरी है। तो सिंपल सी बात है, ये प्रश्न मैंने सेकंड ग्रेड में भी दिया था। बताओ इसका राइट आंसर। बैल और बकरी घास चरते हैं। मुझे तो ऐसा पिछला क्वेश्चन था ना जिसमें दिमाग यहाँ आपके लाइव लगे, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो ये तो वाक्य आप शुद्ध देखते ही समझ गए होंगे इसमें क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न में अगर आपको करवाऊं तो मजा नहीं आता। प्रश्न भले ही गलत छप जाए, लेकिन एक्सरसाइज माइंड की होती है ना, तब पता चलता है। हम एक देखते हैं कि प्रश्न के अकॉर्डिंग तो उत्तर नहीं निकल रहा, तो कम से कम अच्छा, जिस इंसान में, जिस स्टूडेंट में ये खूबी होती है ना कि वो कहता है सर ये तो नहीं होगा, मैं कंफर्म हूं सर इसमें तो, जो प्रश्न का लॉजिक, इसका मतलब वो वास्तव में दिमाग सही लड़ा रहा है। समझ गए बात आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूं, यह उनकी समझ में नहीं आया, मैंने मेरा काम कर लिया, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, बताओ देखें। ये सरल और लॉजिक वाला प्रश्न है। मैंने अपना काम कर लिया, क्या आएगा? मैंने अपना काम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में विराम चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग है? शीला कहिए क्या हाल है? मदन, ठीक हूं। शीला, कब आए दिल्ली से वापस? मदन, कल। बताओ देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप समझ गए होंगे, कब आए दिल्ली से वापस, ये पद क्रम ही गलत है, तो इसका मतलब इसमें दोष 77 में है। नेक्स्ट, मां विद्यालय गई और वहां वह सो गया। मां विद्यालय गई और वह सो गया, उक्त संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मां विद्यालय चली गई इसलिए वह सो गया, ये सरल वाक्य नहीं है। मां के विद्यालय जाने पर वह सो गया, मां के विद्यालय जाते ही वह सो गया, जैसे ही मां विद्यालय गई वह सो गया, ये भी नहीं है। अब बात आ गई दो में, तो दो में अगर आपको राइट आंसर चुनना हो तो आप कौन सा चुनोगे? बताओ देखें। देखो, मां के विद्यालय जाने पर नहीं होगा, बल्कि मां के विद्यालय जाते ही वह सो गया। 78 में जो होगा
वो होगा सी। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन देखें। बच्चे ने दवाई पी और उल्टी हो गई, उक्त संयुक्त वाक्य को अब की बार मिश्र वाक्य में बदलना है। किसमें बदलना है? मिश्र वाक्य में बदलना है। बताओ, देखिए, मिश्र वाक्य में बदलना और सही बदलना, कोशिश सही करोगे तब जाकर फायदा होगा। बताओ कौन सा होगा? जैसे ही बच्चे ने दवाई पी उसे उल्टी हो गई, जैसे ही, क्योंकि दवाई पीते ही बच्चा, ये तो सरल है, दवाई पीने से बच्चे को उल्टी हुई, ये फिर ये नहीं होगा। हे राम, यहां आओ, वाक्य में प्रयुक्त जो चिन्ह है वो कौन सा है? बस आपको ये बताना है कि जो वाक्य में जो चिन्ह प्रयुक्त हुआ है वो इनमें से कौन सा है, बस। 80 नंबर क्वेश्चन, यानी क्या पूछ रहा है? हे राम, यहाँ वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? बताओ देखें। अगर इस वाक्य में, प्रश्न आपको समझ नहीं आया होगा, इस वाक्य में इनमें से कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा? क्या ये चिन्ह कहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? ये आएगा क्या नहीं आएगा? ये आएगा क्या नहीं आएगा? हे राम, यहां आओ, समझ गए बात को? ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, मोहन अच्छा लड़का है, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा, कौन सा चिन्ह आएगा? मोहन अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप बता सकते हो तो। क्या इनमें से ये चिन्ह आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है? तो आप देखिए यही आएगा। क्यों? अच्छा लड़का है, बात खत्म। मोहन अच्छा लड़का है। इनकी जरूरत कहाँ है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में सिर्फ पूर्ण वाक्य, पूर्ण विराम की आवश्यकता होती है। मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई का स्वास्थ्य कैसा है, उक्त मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। मिश्र वाक्य है, इसको सरल वाक्य में, मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई का स्वास्थ्य कैसा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ देखिए, बताओ राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन है ना। मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई का स्वास्थ्य कैसा है। मुझे अपने भाई के स्वास्थ्य के विषय में बताओ, क्योंकि इसमें दोनों चीजें, पहला सेंटेंस और दूसरा दोनों आना चाहिए। तुम्हारे भाई का स्वास्थ्य कैसा मत कर देना, अपने भाई का स्वास्थ्य करना, ये होगा ही नहीं। ये तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो आ गया, जो तुम्हारा भाई है ये। मुझे अपने भाई के स्वास्थ्य के विषय में बताओ या के बारे में बताओ। निम्न में से संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा है? यदि विद्वान गहन अध्ययन करोगे तो विद्यार्थी गहन अध्ययन करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। श्रमिक और कृषक दिन रात परिश्रम करते हैं। अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए थे। तो आप जानते हैं कि ये संयुक्त है। ये कौन सा है? ये कार्य कारण है। ये कौन सा विशेषण आश्रित है? ये सरल सरल है। अब देखो ये और आया है, गलती से और के कारण संयुक्त मत कर देना, यहाँ दो संज्ञाएं जुड़ी हुई है, सरल वाक्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, जब माँ ने बालक को डांटा तो वह रो पड़ा। जब माँ ने बालक को डांटा तो वह रो पड़ा, उक्त मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। जब माँ ने बालक को डांटा तो वह रो गया, अब इसको किसमें मरना है? तो माँ ने बालक को डांटा, हिसाब से तो जिससे वह रो पड़ा, ये होगा। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको समझते हो ना, इन प्रश्नों की वैल्यू, और इनको अगर सही कर देते हो ना, तो वास्तव में मजे वाली बात है। माँ ने, संयुक्त वाक्य में चिन्ह आता है, ये नहीं है। माँ ने बालक को डांटा इसलिए वह रो पड़ा। क्या वह पढ़ रहा है? वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होगा? आप देख लीजिए कौन सा चिन्ह आएगा इनमें से। सिंपल सी बात है, क्या वह पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्नों में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बताओ देखें। जो रिक्त स्थान की पूर्ति करता है ना, वहां कौन सा चिन्ह आता है? तो आप जानते हैं वहां कौन सा आता है? लोप चिन्ह आता है। कौन सा चिन्ह आता है? लोप चिन्ह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, समझ गए? बताओ। जो से बनने वाला शब्द आ गया, मतलब विशेषण आश्रित। किस विकल्प में सरल वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है?
उसने मोहन और सोहन को जाते हुए देखा। राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं। मयंक सुंदर और हंसमुख है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। ये देखो, तीनों चारों में और है, और लेकिन ये सिर्फ शब्द संयोजक है। यहां पर ये दो छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़ रहा है, दोनों अलग अलग वाक्य हैं, उपवाक्य हैं। किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? मिश्र वाक्य नहीं है, बताओ। देखें, बस 11 क्वेश्चन, और जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। वह थोड़ी देर बैठा, तुरंत लौट गया। थोड़ी देर बैठा, तुरंत लौट गया। मैं चाहता हूं, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो, ये है ही नहीं है, गलत ही है, वाक्य गलत सा है बिल्कुल। मुझे तो एकदम गलत वाक्य लगा है। नहीं लगा? थोड़ी देर बैठा, तुरंत लौट गया, बाकी तीनों तो हैं। नेक्स्ट, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य सुमेलित नहीं है? ईश्वर करे आपका प्रश्न पत्र अच्छा हो। ये देखो, मेरे मन की इच्छा है कि ईश्वर करे आपका प्रश्न पत्र अच्छा हो। क्या इच्छावाचक है? बोला है। परोपकार करोगे ना तो ही तुम्हारा उपकार, तो भी परोपकार करोगे तो तुम्हारा भी उपकार होगा। ठीक है, अच्छी बात है। विधानार्थ, जब तक बच्चे छात्रावास पहुंच चुके होंगे, जब तक संदेहवाचक, तुम ये कार्य तुरंत करके देना आज्ञा। अब बताओ, चार चार है, इनमें से एक गलत है। गलत कौन सा है? ये, क्योंकि ये संकेत है। यदि तुम परोपकार करोगे तो तुम्हारा भी उपकार होगा, है ना? तो यदि छुपा हुआ है इसमें, तो थोड़ा सा समझ जाना वाक्य प्रश्न को। वाक्य में कौन सा पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? कर्ता, कर्म, करण, क्रिया। गजब प्रश्न है, गजब प्रश्न है। महत्वपूर्ण का मतलब किसके बिना वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब आप कई वाक्यों में कर्ता नहीं होता है, कई में कर्म नहीं होता है, कई में करण नहीं होता है। क्रिया के बिना वाक्य ही नहीं बनता है, तो क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट पद है। नेक्स्ट, विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव, विश्राम, रुकना, या फिर सभी हो जाता है? बताओ देखें। तो आप इसको चाहे विश्राम बोलो, चाहे ठहराव बोलो, रुकना बोलो, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति सूचक चिन्ह के रूप में किया जाता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति सूचक चिन्ह के रूप में किया जाता है? ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। किस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति सूचक चिन्ह के रूप में किया जाता है? बताओ। देखिए, मेरे प्रश्न जो है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के, अच्छा अच्छा अच्छा, अब बताओ। सरल प्रश्न है कि नहीं? लेकिन अगर दिमाग में नहीं आए ना एक बार, तो फिर नहीं आता, कुछ भी कर लो। ये क्या कह रहा है? और मैंने देखो गोला भी सही जगह किया। समाप्ति, समाप्ति होने पे क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। समाप्ति होने पे क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का असंगत प्रयोग हुआ है? बहुत ही गजब क्वेश्चन। कल जब मैं चेकिंग करवा रहा था इस प्रश्न को, तो मेरे बहुत ही अजीज स्टूडेंट जो हैं, है ना, वो बोला सर ये प्रश्न आपका गलत है। अब देखते हैं आप लोग इसे सही पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं, देखें। शानदार प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये, बताओ। मिल गया उत्तर? किस वाक्य में विराम चिन्ह का असंगत प्रयोग है? पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है या नहीं। ये देखो, गलत। आप जानते हैं कि विराम चिन्ह जो है उसके बीच में कोई योजक चिन्ह नहीं आता, ये फोकट में दे रखा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। है ना जबरदस्त प्रश्न? इनमें से कौन सा वाक्य प्रकार अर्थ की दृष्टि से किए गए वाक्य भेद के अंतर्गत नहीं आता? अर्थ के हिसाब से करते हैं तो ये रचना के आधार पर है। किसके आधार पर है? ये रचना के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ? विशेषण आते ही दिमाग में क्या चलना चाहिए आप जानते हैं।
आप जानते हैं और आप उसका सही आंसर देंगे। जब रात होती है तब ये कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। राम आगे बढ़ा और श्याम पीछे रह गया, ये संयुक्त है। सरकार चाहती है कि लोगों का भला हो, ये क्रिया संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। लेकिन मैंने एक लड़का देखा जो बहुत बड़ा था, दुबला था। ये जो है राइट आंसर है, बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 97, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। संयुक्त वाक्य पूछ रहा है ये। जिसका मुझे भय था वही हुआ, हम जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके। अच्छे आदमी नियमित पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने देख लिया होगा। ये आ गया, ये संयुक्त वाक्य है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। 98 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम। जो ज्ञानी होते हैं उनका सर्वत्र आदर होता है, ये प्रश्न अभी आया था थोड़ी देर पहले। जो आते ही कौन सा करना है आप बताओ। देखें, संज्ञा तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण। तो जो आते ही तुम्हें कौन सा करना है? विशेषण उपवाक्य करना है। कुछ लोग बोलते हैं सर हम एक टाइप के क्वेश्चन से बोर हो जाते हैं, और मैं बताऊं एक टाइप के इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं कि वो तो इतनी जानी पहचानी चीज लगने लग जाती है कि फिर घबराहट होती ही नहीं है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग 2 से अधिक समान स्तरीय पदबंधों पृथकता दर्शाने के लिए किया जाता है? ये भी 99 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। बताओ देखें। तो आप जानते हैं समान, जैसे समान समझ रहे हो, राम कौमा श्याम, समान स्तर के जो पदबंध होते हैं, पद होते हैं ना, उनके लिए कोमा लगती है, अल्प विराम होता है। अब 100 नंबर क्वेश्चन है और देखने, चलो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर की जो है वो कौन भेजता है, ये लीजिए। अब तक राजेश छात्रावास पहुंच गया होगा, वाक्य किस प्रकार का है? अब तक राजेश छात्रावास पहुंच गया होगा, वाक्य किस प्रकार का है? बताओ देखें। संदेहवाचक। कौन सा है? संदेहवाचक। तो ये आपके 100 प्रश्नों की जो क्लास थी, जो 2-3 दिन से बंक रह रही, बंक इसलिए भी रह रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं जो है, अच्छा मुझे पता है वो सारे आंसर की भेजने के लिए व्हाट्सएप की ओर चले गए हैं। वो बंक इसलिए भी रह रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं सेट के लिए भी थोड़ा सा देना था टाइम, और आपके जो क्या कहते हैं उसे, जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की ऑफलाइन ऑनलाइन, उस पर भी थोड़ा समय देना जरूरी था, तो इसलिए। चलिए, अब आपके अनेकार्थी शब्द आगे बढ़ते हैं। देखिए, अटक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अटक यानी होता है बाधा, भ्रमणशील, उलझन। अटक का मतलब होता है बाधा, कहीं अटक आ गया, अपन अटक से शब्द बना हुआ अटकाव, है ना। तो अटकाव शब्द इसी से बना है, बाधा आ गई, भ्रमणशील। अब इसका अर्थ भ्रमणशील भी होता है, ये अच्छी बात है। उलझन, अटकाव आया मतलब उलझन। अरुण, अरुण का मतलब लाल होता है, सूर्य होता है, सिंदूर होता है, बिल्कुल सही, हम सब जानते हैं। आत्मा, प्राण, अग्नि, अब आत्मा को अग्नि भी कहते हैं, और सूर्य, ठीक है। आकार, आकार कह दो, स्वरूप कह दो, चेष्टा कह दो, बुलाना कह दो, ये भी बहुत अच्छी बात है। आकार को चेष्टा और बुलाना भी कहते हैं। आसुग, आसुग कहते हैं वायु, तीर, और पत्र को ये कहते हैं। बहुत बढ़िया जो है छांट के लाए हुए हैं, वायु, तीर और पत्र। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। आली, सखी और पंक्ति। आली को बोलते हैं सखी और पंक्ति। जो अधिवास होता है उसे निवास, पड़ोसी, बस्ती, हट, ठीक है। अनल मतलब आग, परमेश्वर, जीव और विष्णु। ये अनल के हैं, आग, परमेश्वर, जीव, विष्णु। बहुत से साथी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो, हो सकता है कि मैं आपको कई बार शाबाशी नहीं दूं, हो सकता है मैं आपको कई बार जो है सिर्फ एक बार नॉर्मली तरीके से बता के चला दूं, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि आप रेगुलर लिखते रहेंगे ना, इसका फायदा आप ही को पहुंचेगा। मैं फिर कहता हूं, मेहनत कभी किसी का के साथ अन्याय नहीं करती, विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। तुम लिखो यार, तुम लिखो, बस आदत डाल लो। मत बनना ज्यादा ज्ञानी, ज्ञानी याद रखना, सीटें होती है 1200 1300, और 1 लाख से अधिक लोग इस सीट, इन सीटों के लिए लड़ते हैं। तो समझ जाओ बात को, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना। सेकंड ग्रेड में भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं अब क्लियर बता देता हूं, जो और स्मार्ट बने थे, जिन्होंने यूं समझा कि गुरुजी कोई घना खास थोड़ी है। कोई बात नहीं, आप अनुभव की इज्जत नहीं कर रहे हो उनको। आप जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं कोई उनको ताना नहीं दे रहा हूं, मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो आपसे टीचर कह रहा है ना, आपसे वो श्रेष्ठ है, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, समझ रहे हो ना बात। तो आप उसको इज्जत करो, और वो कह रहा है उसको कहना मानो। आप लिखो, आपको फायदा मिलेगा। लास्ट में आप खुद कहोगे सर फायदा मिला है। अभय या निर्भयता, शिव और निरापद, बहुत बढ़िया बात है। अभय को शिव भी बोलते हैं, ठीक है। इतने ही क्या, देखते हैं और भी है क्या? नहीं, इतने ही है,
ठीक है, तो हाँ, चलिए दोस्तों, तो ये इसी के साथ आपकी क्लास कंप्लीट होती है। और आज मैंने क्लास ली है भैया, लास्ट में मैंने बीच में नहीं बोला, आप कहोगे गुरुजी माता एहसान पट गए। सच में बहुत मुश्किल से क्लास ली है, क्योंकि हालत नहीं थी अभी भी क्लास लेने की, फिर भी क्लास ली है। और कल भी लूंगा, 100% लूंगा, जबरदस्त लूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि क्लास में जान फूंक दूंगा, है ना। तो आप मस्त रहें और मुस्कुराते रहें, हर हालत में पढ़ते रहें, सिलेक्शन देना इस बार। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।